बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि जो एसेंट ऑफ सेप होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। लास्ट टाइम हमने एसेंट ऑफ सेप पे डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि भाई रूट जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस प्लांट की कहलाती हैं, वहाँ से पानी और मिनरल का पुश होके ऊपर जाना, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना अगेंस्ट ग्रेविटी टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स, पत्तों में या दूसरी जगह पे, ये एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। फिर हमने थोड़ा सा पाथवे भी देखा था, जाइलम को पढ़ा, वेसल्स को पढ़ा, ट्रैकिड्स को पढ़ा। आज हम देखते हैं कि जो एसेंट ऑफ सेप होता है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन उनकी क्या उनका रेट होता है, तो यहाँ पे वो रेट इन्होंने बताया हुआ है कि 15 मीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के हिसाब से 15 मीटर तक जो है पानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर और जो डिजोल्व मिनरल साल्ट्स वगैरह होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, कितने रेट से, 15 मीटर्स पर आवर के रेट से। अच्छा, अब आप सब लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिरकार ये पानी नीचे से ऊपर जा कैसे रहा है, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो, हम जब छलांग लगाते हैं तो हम छलांग लगाने के साथ कितना ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, तो ग्रेविटी हमें दोबारा खींच लेती है। इसी तरह से जब पानी ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रेविटी नीचे क्यों नहीं खींच रही? या तो फिर ग्रेविटी उसे खींच रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि फिर भी ग्रेविटी के बावजूद उसको मजबूर कर रही है कि वो ऊपर की तरफ मूव करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पानी की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ना जाइलम के जरिए, ये दो वजह से हो रही है। या तो कोई चीज नीचे से पानी को पुश कर रही है, या तो कोई चीज पानी को ऊपर से खींच रही है। ये दो ही रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि या तो कोई चीज नीचे से उसको पुश कर रही है, या तो फिर कोई चीज उसको ऊपर से खींच रही है। तो जो चीज उसको नीचे से पुश कर रही है उसके लिए अलग स्टेटमेंट होगी, जो चीज उसको ऊपर से पुल कर रही है उसके लिए अलग स्टेटमेंट होगी। तो इन चीजों को समझने के लिए साइंसदानों ने बैठ के दो थ्योरीज दी। एसेंट ऑफ सेप के मैकेनिज्म को समझने के लिए दो थ्योरीज को जो है वो प्रपोज किया गया। एक है पुश फ्रॉम द ब्लो, यानी कि नीचे से उसको पुश किया जा रहा है, उस थ्योरी को दूसरा कहा जाता है रूट प्रेशर थ्योरी। अब आपको ये पता चल गया कि रूट के अंदर एक किस्म का प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से पानी ऊपर मूव करता है। अब हमने ये देखना है कि ये प्रेशर किसने पढ़ा, कैसे उसको पता चला कि यहाँ पे प्रेशर होता है, किस चीज की वजह से प्रेशर बन रहा है। तो एक थ्योरी तो हमारी हो गई रूट प्रेशर थ्योरी। दूसरा है पुल फ्रॉम दी अबव। इस थ्योरी को कहा जाता है एडेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी, या फिर इसको ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है। ये दो नाम है इस थ्योरी के। हम अपनी आज की क्लास के अंदर जस्ट रूट प्रेशर थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको पुल फ्रॉम अबव या फिर ट्रांसपायरेशन एडेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी समझाऊंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी को। अच्छा, इस रूट प्रेशर थ्योरी को पढ़ने से पहले आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि आपके घर में कोई एक वेल वाटर्ड प्लांट हो? अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर नहीं किया तो आपने करके देखना है। आपके घर के अंदर एक वेल वाटर्ड प्लांट हो जो कि जमीन के अंदर लगा हुआ हो, किसी उसके गमले वगैरह के अंदर ना लगा हुआ हो, जमीन के अंदर लगा हुआ हो, तो आप उसे क्या करें कि थोड़ा सा रूट के थोड़ा सा आप उसको जब ऊपर से काटेंगे तो आप देखेंगे कि वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप ऑब्जर्व करके देख लेना। तो यानी कि जब वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि वहां पे एक किस्म का हाई लेवल का प्रेशर डेवलप हुआ हुआ है जो कि पानी को फोर्स कर रहा है, जो कि पानी को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द स्टेम ऑफ वेल वाटर प्लांट, अगर आप किसी वेल वाटर प्लांट की स्टेम को काटो जस्ट थोड़ा सा जमीन से ऊपर, देखें ये हमारे पास जमीन है ना, और ये नीचे रूट्स वगैरह लगी हुई होती हैं, ये हमारे पास स्टेम है। थोड़ा सा ऊपर से आप इसको यहाँ मतलब कि रूट वाले रीजन से थोड़ा सा आप ऊपर से इसको काटेंगे तो यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बहना शुरू हो जाएगा। क्यों? इट इज ड्यू टू द फोर्स, ये फोर्स की वजह से है जो कि वाटर को पुश कर रही होती है स्टेम की तरफ, कहाँ से, रूट से। और इस फोर्स को ही क्या कहा जाता है? रूट प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, ये सबसे पहले किसने देखा था? ये स्टेफन हेल्स ने देखा था 1727 के अंदर। इस साइंसदान का नाम आप लोगों के लिए याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट में आता है। अच्छा, हेल्स ने क्या कहा था? इसने कहा था कि इस तरह की जो फोर्स है ये पानी को ज्यादा से ज्यादा जो है 6.4 मीटर तक पुल कर सकती है, दैट सॉल्व। जिस तरह से आप जमीन के ऊपर कितना जंप लगा सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, एक हद है, फिर आपको ग्रेविटी दोबारा खींच लेगी। अब इस तरह से इसको भले चाहे रूट के अंदर प्रेशर बन रहा हो,
किस चीज की वजह से बन रहा है वो तो बात की डिस्कस है, लेकिन रूट के अंदर जो प्रेशर है वो कितना पानी को ऊपर फेंक सकता है, 6.4 मीटर्स तक जो है पानी को ऊपर फेंक सकता है, फिर उसको ग्रेविटी दोबारा नीचे खींच लेती है। तो इस थ्योरी ने हमें क्या बताया, इसने हमें ये बताया कि होता ये है कि ये जो हमारे पास प्लांट है, अब यहाँ पे मैं प्लांट बनाने लगा हूँ, आप लोग समझना मेरी बात को। जिन्होंने होम्योस्टेसिस इन प्लांट वाला मेरा लेक्चर देख लिया उनको ये और बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। अगर नहीं देखा तो उसको फिर दोबारा से देख लेना, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से कोशिश करूंगा मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा दूँ। देखो ये हमारे पास भाई एक प्लांट है और इस प्लांट की ये हैं रूट्स। तो प्लांट क्या करते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है, अपनी रूट्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या बनाते हैं, हाइपरटोनिक बनाते हैं, ठीक है। अब ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है ये मैं ऑलरेडी होम्योस्टेसिस इन प्लांट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा जितना यहाँ रिपीट कर सकूँ इस टॉपिक के हिसाब से उतना रिपीट करूंगा। तो प्लांट क्या करते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक बना देते हैं। हाइपरटोनिक से मुराद है बेटा के रूट्स के अंदर साल्ट की, आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये साल्ट की या आयंस की कंसंट्रेशन को क्यों बढ़ा रहे हैं, ये रूट्स का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा याद रखना जहाँ एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है पानी वहाँ पे खिंचा चला आता है, पानी वहाँ पे फ्लो करता है जहाँ पे एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आयंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पानी हमेशा क्या करता है, फ्लो करता है। तो जितने ज़्यादा साल्ट होंगे, जितने ज़्यादा आयंस होंगे, जितना रूट का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा उतना पानी उसके पीछे जाएगा, जितना पानी उसके पीछे जाएगा उतना वहाँ पे एक रूट प्रेशर क्रिएट होगा, और उस रूट प्रेशर की वजह से वो पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन कितना मूव करेगा, 6.4 मीटर्स तक मूव करेगा। यानी ये वही प्लांट इस थ्योरी को फॉलो करेंगे जिनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर तक की होती है बस। उसके बाद जो दूसरे प्लांट है वो क्या करते हैं उसके लिए हमारी अगली थ्योरी, आप लोगों को परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। दिस थ्योरी स्टेट दैट, ये थ्योरी हमें क्या बताती है, ये थ्योरी क्या सिखाती है कि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन आयंस एंड साल्ट्स इन द रूट्स और आयंस और साल्ट्स का रूट के अंदर एक्यूमुलेशन की वजह से जो रूट का एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी उसका जो बाहर का एनवायरनमेंट है। नतीजे में क्या होगी, एंड ऑस्मोसिस होगी। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है कि पानी जमीन से मूव करके रूट की तरफ जाएगा, और ये कहता है कि इस एंड ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, रूट्स के अंदर, जो कि पानी को पुश करेगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। आपको ये भी पता चल गया कि ये प्रेशर किस तरह से डेवलप होता है। अच्छा, अब ये जो प्लांट यहाँ पे आयंस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो साल्ट को एक्यूमुलेट्स कर रहे हैं, ये एटीपी से काम हो रहा है, यानी कि ये एटीपी को खर्च कर रहे हैं। एटीपी यहाँ पे जनरेट हो रही है जो कि इन आयंस को या फिर इन साल्ट को जो है वो अपनी तरफ क्या कर रही है, बुला रही है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रही है। फिर उसके बाद आप कहोगे कि सर एक्सेसिव साल्ट, एक्सेसिव आयन भी तो प्लांट के लिए मसला करते हैं। तो बेटा इनकी रूट्स के अंदर, पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर साल्ट ग्लैंड होते हैं, वहां पे ये स्टोर करके फिर उसको बाद में फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इतना खास इशू नहीं होता। लेकिन जो मेन मकसद होता है पानी को ऊपर लेके जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसमें ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कितने हद तक, सिर्फ 6.4 मीटर्स तक की हद तक तो ये वही प्लांट होंगे जो कि इतनी हाइट रखते होंगे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि प्लांट जब ऊपर की तरफ मूव करता है, प्लांट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखो अब इस बात को समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक लीफ है और ये पूरा का पूरा जो है वो एक जाइलम का पाइप है, ठीक है। यहाँ तक हम पूरा का पूरा ये जाइलम का पाइप कंसीडर कर लेते हैं, और ये नीचे से हम रूट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। ओके, अब दूसरी पेन से मैं बना लेता हूँ। ये हैं पानी के मालिक्यूल जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। ओके, समझना इस बात को, ये पत्तों तक पहुंच गया पानी, ठीक है, पहुंच गया पत्तों तक पानी। ओके, डन। अब जब ये पानी यहाँ पे पत्तों तक पहुंच गया, अब आप भले चाहे नीचे से जितना भी प्रेशर लगा लें, ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप नीचे से प्रेशर देते हैं तो आगे वाली चीज को यहाँ से इसको हटना पड़ेगा ना। जब ये यहाँ से हटेगा तभी अंडरस्टूड बात है नीचे से फ्रेश वाटर आएगा। अगर ये यहाँ से नहीं हटेगा तो नीचे से फ्रेश वाटर कैसे आएगा? आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये पानी का मॉलिक्यूल यहीं पे खड़ा रहे और ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से इसको फोर्स लगाता रहे तो क्या होगा? ये पानी
पानी कभी भी ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप इसको यहाँ से हटाते ना जाओ। हाँ, ये वेसल्स फट सकती है लेकिन पानी ऊपर कभी भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता, पत्तों के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। अभी दिन में आप बाहर निकल के देखें तो ट्रांसपायरेशन हो रही होगी लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये पानी का मॉलिक्यूल ट्रांसपायरेशन से बाहर निकलेगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, और इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह, फिर ये वाला यहाँ से बाहर निकलेगा। इस तरह से आगे चलते जाएंगे और इस तरह से इस प्लांट को फ्रेश वाटर भी मिलता जाएगा, फ्रेश मिनरल भी मिलते जाएंगे। तो दिन में ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, नीचे से प्रेशर भी लग रहा होता है, तो पानी अच्छे तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, फ्रेश मिनरल्स भी आ रहे होते हैं, फ्रेश वाटर भी आ रहा होता है। तो इसमें सिर्फ रूट प्रेशर का रोल नहीं है, ट्रांसपायरेशन का भी रोल है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो रूट प्रेशर कभी भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे बच्चों के, जो बच्चे होशियार होते हैं, जिनके जहन काम करते हैं, उनके जहन में तो ये जरूर आ रहा होगा कि सर दिन में तो ट्रांसपायरेशन होती है, रात में तो ट्रांसपायरेशन नहीं होती। अगर होती भी होगी तो वो बहुत ज्यादा लो रेट में होती होगी, तो प्लांट फिर कैसे करते हैं? फिर तो यहाँ पे प्रेशर और भी ज्यादा डेवलप हो जाता होगा। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो उसका भी जवाब है आप लोगों के लिए कि जब रात हो जाती है तो ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्लांट रात को ट्रांसपायरेशन नहीं करते, ट्रांसपायरेशन को स्विच ऑफ करके एक और प्रोसेस को स्विच ऑन करते हैं जिसका नाम गटेशन है। ठीक है, आप जब सुबह उठते हैं तो पत्तों पत्तों से आप क्या देखते हैं कि पत्तों की टिप से, पूरे पत्ते से नहीं, सिर्फ पत्तों की टिप से पानी के बाकायदे ड्रॉप्स जो हैं वो इस तरह से बह रहे होते हैं, इस तरह से ड्रॉप्स बह रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। और पत्तों की ये जो टिप है ना, जहां से ये ड्रॉप निकल रहे हैं, इस टिप को कहा जाता है हाइडाथोट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर in the form of droplets through the tips of the leaves called as hydrathoid. This process is called as guttation. तो देखो, जब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था जहाँ पे हमने ट्रांसपायरेशन पढ़ी थी, तो तब तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया होगा ना कि ट्रांसपायरेशन या गटेशन दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। तब मैंने आपको ये नहीं बताया होगा कि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो गटेशन क्यों होती है। अभी आपको ये जवाब भी मिल गया, भाई गटेशन इसलिए होती है कि रात को ट्रांसपायरेशन हो नहीं रही होती और नीचे से रूट का प्रेशर बढ़ रहा होता है और उससे वेसल्स फट सकती हैं, ट्रैकिड्स फट सकते हैं, जाइलम के टिश्यू को नुकसान हो सकता है। तो प्लांट ट्रांसपायरेशन को खत्म करके किसकी तरफ बढ़ता है? गटेशन की तरफ बढ़ता है। सॉरी। तो जब वो गटेशन की तरफ बढ़ता है तो इस तरह से जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है वो उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, रूट का प्रेशर भी कम हो जाता है, नीचे से फ्रेश पानी भी आ जाता है। दिस मैकेनिज्म कैन नॉट कंप्लीटली पुश द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये कंप्लीट पानी को पुश नहीं कर पा रहा, जस्ट फ्यू मीटर्स तक उसको पुश कर पा रहा है, 6.4 मीटर तक। तो इसलिए हर प्लांट के लिए ये सफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है और हमने कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म ढूंढना है जो कि इस चीज को ओवरकम कर सके। और इसके लिए जो अल्टरनेट मैकेनिज्म होगा वो होगा एडेशन, कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी, जो कि इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब तक आप इसको समझें, अच्छे तरीके से पढ़ें, जहां जहां आप लोगों के पॉसिबल क्वेश्चन हैं आप लोग मुझसे वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।